नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन कैपिटल बजटिंग है उसको डिस्कस कर रहे थे। कैपिटल बजटिंग में उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं और ये किस टाइप से इसके डिसीजन लिए जाते हैं, मीन्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करने के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इनको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। आज अपन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटन के तत्व कारक इनकी स्टडी करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आगे जितने भी आपके न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल मेथड्स आते हैं उनमें सबसे पहले कैलकुलेशन है वो इन कंपोनेंट्स की होती है। मेनली इसमें 3 कंपोनेंट है उनको कंसिडर करा जाता है। एक नेट कैश आउटफ्लो जिसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आउटले भी बोला जाता है। सेकंड जो इसमें आएगा वो नेट एनुअल कैश इनफ्लो और थर्ड टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो अपन स्टार्ट करते हैं नेट कैश आउटफ्लो के साथ में। इसे कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो या फिर इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है और कैपिटल आउटले के नाम से भी इसको जानते हैं। अब कोई भी चीज़ है, आउटफ्लो मीन्स पैसा कहाँ कहाँ पे अपना बाहर जा रहा है, वो चीज़ इसमें इंक्लूड करी जाती है। अब अपने को पता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग। उसमें भी मेनली आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं लाइक मशीनरी हो गया, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो कोई भी चीज़ परचेज करते हैं सबसे पहले उसकी परचेजिंग कॉस्ट आती है। परचेजिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कोई भी मशीन या आपने एसेट परचेज करी है उसकी परचेजिंग कॉस्ट प्लस उसमें जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगते हैं वो इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी भी कंपनी में 1 लाख रुपीज़ है, फिर उसके बाद में इसमें ऐड करा जाता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कोई भी कंपनी है उसमें मान लीजिए कि आपकी कोई मशीन आपने परचेज करी है तो उसको इंस्टॉल करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट आती है उसको अपन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। मैं यहाँ पे उसको नील मान के चल रहा हूँ। ये 2 चीज़ें आती हैं, उनका टोटल है वो 1 लाख रुपीज़ हो गया। इससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बट ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में काम में आता है, फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के लिए लेते हैं वो ये वाला होता है। फिर इसमें ऐड करा जाता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है या कोई मशीनरी आप स्टार्ट कर लेके आ रहे हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, तो वो यहाँ पे ऐड करी जाती है। कैलकुलेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे एक बार 20,000 रुपीज़ इसे एज्यूम कर रहा हूँ। फिर इसमें एक चीज़ और ऐड करी जाती है जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, अवसर लागत अगर कोई है तो वो यहाँ पे इसमें ऐड करी जाती है। जनरली जो अपने बीकॉम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो गिवन नहीं होती है और जनरली इसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करना है तो यहाँ पे अपने को लेना होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अवसर लागत होती है, यानी सेकंड बेस्ट अल्टरनेट की जो कॉस्ट होती है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। फिर एक चीज़ इसमें और ऐड करी जाएगी, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, मान लीजिए कोई आपने ओल्ड एसेट है उसे सेल आउट करा तो कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन होता है उस पर कोई टैक्स अगर लगाया जाता है तो वो इसमें ऐड करा जाता है।
ये भी मैं यहाँ पे ज़ीरो अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ तक का टोटल 1,20,000 रुपीज़ आया। फिर इसमें से कुछ चीज़ें हैं वो लेस करी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये होता है सिर्फ रिप्लेसमेंट के केस में। अगर आपका रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप पुरानी मशीन या पुरानी एसेट है उसको सेल आउट करते हैं, तो उसके अगर आपको कुछ भी मिलता है तो वो यहाँ पे लेस करा जाता है। मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मानते हुए 20,000 रुपीज़ अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर एक चीज़ इसमें से और लेस करी जाती है, वो आती है डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। मान लीजिए आप ओल्ड एसेट को सेल आउट करते हैं, उससे आपको लॉस होता है तो टैक्स में आपको एग्जेम्पशन मिलती है, तो वो टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज होती है। और एक चीज़ इसमें और ऐड करी जाती है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए पहले कोई पुरानी मशीनरी आपके पास में थी जिसपे 50,000 रुपीज़ वर्किंग कैपिटल आपको लगानी पड़ती थी। अब नई मशीन लेके आ रहे हैं, उसमें ज़ीरो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो 50,000 वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस या डिक्रीज हो जाती है। अगर ऐसा कोई केस है क्वेश्चन में गिवन है तो आप यहाँ पे इसमें से लेस करेंगे। मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को 0 अज्यूम कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो फाइनली टोटल आता है वो 1 लाख रुपीज़, एक 20 में से 20,000 रुपये लेस करेंगे, 1 लाख रुपये आएगा। इससे नेट कैश आउटफ्लो या कैपिटल आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने की है, वो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के पर्पज से ये वाला काम में आता है। बाकी इसे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट कैश आउटफ्लो या कैपिटल आउटले बोला जाता है। ये तो कैलकुलेशन हुई कैश आउटफ्लो की, यानी नंबर 1 चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली। नंबर 2 इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल कैश इनफ्लो, यानी खर्चे होंगे तो उसके एवज में कुछ ना कुछ रेवेन्यू कंपनी को होता है, वो आपका नेट एनुअल कैश इनफ्लो में इंक्लूड करा जाता है। कैलकुलेशन के पर्पज से यहाँ पे मैं कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मान रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा, और जब प्रोडक्ट सेल आउट होगा तो सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सबसे पहले इसमें सेल्स रेवेन्यू आएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ अज्यूम कर रहा हूँ। फिर इसमें से आपको लेस करना होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आती है। मान लीजिए वो दोनों मिला के 60,000 रुपीज़ है, लेस कर दिया, बचा हुआ 40,000 रुपीज़ है। इससे आपका कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माना जाता है, यानी डेप्रिसिएशन और टैक्स लेस करने से पहले का कैश इनफ्लो है वो 40,000 रुपीज़ है। फिर इसमें से लेस करा जाता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप या सैलवेज डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट या प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, एसेट है तो लाइफ ऑफ द एसेट, मशीन है तो लाइफ ऑफ मशीन, ये चीज़ें इसमें काउंट करी जाती हैं। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ले रहा हूँ। ये लेस करने के बाद 20,000 रुपीज़ अमाउंट आती है। इसे कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स बोला जाता है।
लैंग्वेज पे खास तौर से ध्यान देना, क्वेश्चन है वो इसी में कंफ्यूज करता है आपको। कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब कोई कंपनी है, अगर उसमें इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है तो उसको भी यहाँ पे लेस करा जाता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लेस कर दिया जाएगा। अगेन 20,000 रुपीज़ आता है तो इसे भी कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स बोला जाएगा। फिर इसमें से फाइनली टैक्स को लेस करा जाता है जिस रेट से क्वेश्चन में आपको गिवन हो। जनरली 50% की रेट होती है, तो 20,000 का 50% है वो 10,000 रुपीज़ होता है। ये लेस करने के बाद 10,000 रुपीज़ आता है जिसे कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोला जाता है। और एट लास्ट इसमें डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड करा जाता है। डेप्रिसिएशन अपने यहाँ पे लेस करा था 20,000, वो इसमें वापस ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये अमाउंट आता है 30,000 रुपीज़, जिसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करी जाती हैं। एक तो इसे नेट एनुअल कैश इनफ्लो, और मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दी जाती है वो होती है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। यानी ये लैंग्वेज हो तब भी नेट एनुअल कैश इनफ्लो बोला जाएगा, अदरवाइज ये नेट एनुअल कैश इनफ्लो होता है। एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आया होगा कि डेप्रिसिएशन को पहले यहाँ लेस करा और वापस से ऐड करा, तो इसका रीजन बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन है वो आपको टैक्स में एग्जम्पशन है वो दिलाता है, यानी कर में छूट दिलाता है, इसलिए उसको पहले घटाया जाता है। और वास्तव में डेप्रिसिएशन का पेमेंट किसी पार्टी को आपको नहीं करना होता है, वो एक अलग फंड क्रिएट होता है, तो उसे कैश इनफ्लो मान लिया जाता है, इसलिए उसे वापस से ऐड करा जाता है। तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से आपको क्लियर होंगी। तीसरा आता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल इसलिए वर्ड यूज़ करा गया है कि जब कोई प्रोजेक्ट टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, या कोई मशीन या कोई एसेट ख़त्म होती है, यानी कबाड़ की स्थिति में आ जाती है, उस सिचुएशन में कंपनी को क्या मिलता है, उसे टर्मिनल कैश इनफ्लो बोला जाता है। इसमें दो ही चीज़ें आती है, एक तो स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू। यानी कोई भी मशीन है, एसेट है, वो ख़राब हो जाती है, फाइनली उसकी जो कबाड़ की वैल्यू होती है, थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, उसे स्क्रैप या सैल्वेज बोला जाता है। और दूसरा उसमें ऐड करा जाता है वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड बैक। यानी जो अनयूज्ड वर्किंग कैपिटल होती है, जिसका आपने कहीं पे यूटिलाइजेशन नहीं करा है, वो वर्किंग कैपिटल आपको वापस मिलती है। 99% क्वेश्चंस आते हैं उसमें 100% वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन करा है, तब तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो एज इट इज़ वर्किंग कैपिटल अपन ने यहाँ पे ली थी वो कंपनी को वापस मिल जाती है 20,000 रुपीज़। अगर उसे पार्टली यूज़ करा है, यानी 10,000 खर्च कर लिया, 10,000 रुपये बचा हुआ है, तो वहाँ पे 10,000 रुपये आ जाएंगे। ये तीन मेन चीज़ें होती है जिनके बिहाफ पे अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका दूसरा नेट एनुअल कैश इनफ्लो और तीसरा टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं। फिर फर्दर आपकी जो भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या मेथड्स आते हैं उनमें ये सब में काम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बुक अगर आपके पास में है तो कुछ सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करके देखना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स आते हैं, लाइक अर्जेंसी मेथड हो गया, पे बैक पीरियड मेथड हो गया, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या उसे ARR बोला जाता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। उन सब के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं
वो उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।